Hello my dear student, once again welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. Today I will discuss the new chapters, the chapter 5, chapter 5th or 5 principles of inheritance and variation. Principle of inheritance and variation, this is the new chapters, and these chapters belonging to chapter 5, and these chapters are very important for board point of view as well as NEET point of view. It means all the content of these chapters are very important. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादा वेटेज होते हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. तो दिस चैप्टर्स आर very इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर्स, फॉर योर बोर्ड, फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. ठीक है, तो हम ये बात करेंगे इस चैप्टर से. आज शुरू ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. तो सबसे पहले ये दो टर्म्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ये दो चीज़ें है क्या, इसके बारे में हम पहले डिटेल में बात करेंगे. तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बोथ द टर्म्स, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आ रही है कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बोथ द टर्म्स दे आर बिलोंगिंग टू जेनेटिक्स. देखो ये चैप्टर्स मेंडल से रिलेटेड सारे बात होंगे. एट द टाइम ऑफ मेंडल नो नॉलेज अबाउट जीन, जेनेटिक्स एज वेल एज क्रोमोसोम. बट एट दिस टाइम अगर देखा जाए आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद एक नई ब्रांच आई बायोलॉजी में, दैट इज नोन एज जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स ही ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बोथ आर एक्सप्लेन्स वेरी इजली, बहुत ही इजली इसको एक्सप्लेन करता है. तो जेनेटिक्स क्या है? Genetics is the branch of science या branch of biology, इसको आप branch of biology भी बोल सकते हो, that deals heredity और इसी को हम inheritance भी बोलते हैं. heredity और inheritance and variation. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो आपने देखा कि बोथ द टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर्स दे आर बिलोंगिंग टू द जेनेटिक्स. इट मीन्स यहाँ पर जो भी बातें होंगी जेनेटिक्स से रिलेटेड बातें होंगी. और उस समय जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, बट मेंडल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. अभी मैं वो बाद में बात करूंगा, क्योंकि बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स. इन्होंने जेनेटिक्स का फाउंडेशन बनाया था, इसलिए आज उसी पर जेनेटिक पूरी बेस्ड है. तो अब हमें दो टर्म्स को ये डील कर रहा है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, पहले इस पर क्लियर कर लें. हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी मीन्स transmission of character from one generation to next generation. दैट इज नोन एज हेरिडिटी. इट मीन्स हम ये जानते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पासेस फ्रॉम फादर टू ऑफस्प्रिंग, वो पास होते हैं. तो वो जो कैरेक्टर्स हैं, ऑल द कैरेक्टर्स, आज उसको हम जीन बोलते हैं, लेकिन उस समय जीन का कोई नॉलेज नहीं था. आज जेनेटिक्स उसी पर बेस्ड है कि जो ट्रांसमिट जो कैरेक्टर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन विद द हेल्प ऑफ जीन. तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या है? कुछ ट्रेड्स दे आर पासेस फ्रॉम फादर एंड मदर, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज नोन एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस. वेरिएशंस क्या होगा, इस पर भी हम बात करें.
वेरिएशन। तो वेरिएशन द differences takes place between parents and their offspring that is known as variation। इट मीन्स आप ये देखोगे, क्या देखोगे कि 100% कोई भी जो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट्स से मैच नहीं करती है। क्यों ऐसा होता होगा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि मोस्टली जो लिविंग थिंग्स की अगर ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, दे आर डेवलप्ड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वह जो प्रोजेनी होगी वो प्रोजेनी के अंदर क्या होगी, 50% कैरेक्टर्स दे आर बिलोंगिंग टू फादर एंड 50% कैरेक्टर बिलोंगिंग टू मदर। इट इज मिक्सअप ऑफ बोथ द पेरेंट, इट मीन्स डिफर फ्रॉम द पेरेंट। एक पेरेंट से अगर उसको आप मैच करोगे तो 100% उससे मैच नहीं होगा। सम स्लाइड डिफरेंसेस टेक्स प्लेस बिकॉज उसमें फादर एंड मदर दोनों के ट्रेट एक्सप्रेस हो गए। तो वेरिएशन टेक्स प्लेस, ये वेरिएशंस होते हैं और वेरिएशंस आर कॉज ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो वेरिएशंस होते हैं आज से नहीं, ये बहुत पुराने समय से वेरिएशन देखा जा रहा है। 8000 to 1000 BC ये देखा गया, वेरिएशंस देखे गए, डिफरेंसेस देखे गए फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। इट मीन्स देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? प्रोसीड डिफरेंसेस, वेरिएशंस from parent to their offspring, but in case of the asexual reproduction की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो asexual reproduction में क्या होगी, प्रोजेनी, ये जो बच्चे होंगे और ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, क्योंकि only 1 parents are involved in asexual reproduction, but in case of the sexual reproduction 2 parents are involved. It means 100% traits of only 1 parent express in the progeny में express होगी that this progeny are identical to the parent, तो this progeny is known as clone। ये कैसा है? ये क्लोन होगा क्योंकि आइडेंटिकल है, इसलिए इसको हम क्लोन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसमें वेरिएशंस नहीं होगा। तो जो वेरिएशन आया ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और भी मेथोडोलॉजी है तो नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस भी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएशन टेक्स प्लेस फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग में ये वेरिएशन आता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि अब इसकी क्या प्रिंसिपल है, इस पर हम डिटेल में बात यहाँ पर करेंगे। तो यह बात आया पहले कि व्हाट इज द इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू next generation or another generation, that is known as heredity। Variation, the differences takes place from parents to their offspring, that is known as variation, and the variation are caused due to sexual reproduction। ये sexual reproduction के द्वारा ही caused होता है। The another type of reproductions are found in the living thing, that is known as asexual reproduction। In case of asexual reproduction, progeny is identical to the parent, तो दिस प्रोजेनी इज नोन एज क्लोन, इसको हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द टर्म जेनेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय विलियम बैटसन इन 1906 में इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को प्रपोज किया था, विलियम बैटसन ने कहा था। एंड द फर्स्ट साइंटिफिक explanation of inheritance proposed by Gregor John Mendel
In 1866, Gregor John Mendel in 18 means जो inheritance terms means first of all scientifically proposed by Gregor John Mendel. उन्होंने बात बताई थी, उस समय no any knowledge about gene chromosome, फिर भी उस समय उन्होंने बात कहा था, क्या कहा था कि some elements chemical elements are present. देखो उन्होंने फैक्टर की बात कही थी, क्या कहा था, फैक्टर, एक फैक्टर होता है, तो फैक्टर इज व्हाट, दिस इज द केमिकल एलिमेंट. इन्होंने इसको क्या नाम दिया, केमिकल एलिमेंट्स. ये केमिकल एलिमेंट्स होती है एंड दिस केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट, ये कहाँ पर होती है, प्रेजेंट इनसाइड सेल. और यही जो होती है ये क्या करती है, ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र होती रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू वन generation to next generation, one generation to next generation. तो आपने ये देखा कि इन्होंने बात फैक्टर की कहा था आगे. उन्होंने कहा कि केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल एलिमेंट्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग थिंग्स. कोई लिविंग थिंग्स है वह जो उन्होंने बात बताया, उसके पास फैक्टर होता है एंड द फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. नाउअडेज, आज उसी के क्या कह रहे हैं, नाउअडेज फैक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज, इसी को आज क्या बोला जा रहा है, जीन्स. इसी को आज क्या कह रहे हैं, जीन्स. जब जीन की डिस्कवरी हुई तो उसको इन्होंने आज उसी को जीन करते हैं. द टर्म जीन्स proposed by Johnson. The term gene proposed by Johnson in 1909. जॉनसन ने ये टर्म्स प्रपोज किया था, और जब वो टर्म प्रपोज किया था ये जीन्स के बारे में, तो इन्होंने क्या है कि जीन्स जो होती है इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल from transmitted from one generation to another generation because the genes contains a traits or characters. वो traits रखता है अपने पास और the traits passes from one generation to another generation. ये बात आई at the time of जब जेनेटिक्स की जब ब्रांच बनी, उस समय जब जीन की डिस्कवरी हुई, इसके बाद कहा कि जीन इज द, आप कह सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ये हेरिडिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एंड दे प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल फ्रॉम ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इसके बाद एक टर्म एलिल्स भी आया. एलिल्स, ये एलिल्स क्या होते हैं, वन जीन, इन जनरल हम डिटेल में बात करेंगे, वन जीन कंटेन्स टू एलिल्स, उसके पास दो एलिल्स होते हैं. तो और ये जो होते हैं एलिल्स हैविंग, वो ट्रेड से ही रखते हैं, मीन्स जीन एक ही फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, हैविंग टू फॉर्म आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव. तो एलिल्स, दिस टर्म्स आर प्रपोज बाय विलियम बैटसन. इसको भी बैटसन साहब ने प्रपोज किया था. तो ये द नेम ऑफ द साइंटिस्ट प्रपोज द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को प्रपोज किया गया. ठीक है, नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ मेंडल. हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल की जो बात मैंने बताया उस पर ही हम डिटेल में बात करेंगे. पहले स्टार्टिंग में बताया था, आज जो मेरा लेक्चर है इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का है. और ये जो चैप्टर्स होता है, दिस चैप्टर्स आर टोटली बेस्ड ऑन मेंडल्स के बारे में, मेंडल लॉ एंड रेशियो के पर बेस्ड है और वहीं से सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल कौन थे, इसके बारे में हम हिस्ट्री कुछ जाने. इनका लाइफ स्पेन जो था, हिस्ट्री ऑफ मेंडल इन 1822 टू 1884, दिस इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ द ग्रेगर जॉन मेंडल. तो अगर ये देखा जाए, मेंडल्स जो थे born in 1822 in Austria. एक कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया ऑफ ब्रून सिटी. एक ब्रून शहर था, ऑस्ट्रिया ऑफ ब्रून सिटी. ये ऑस्ट्रिया ऑफ ब्रून सिटी से बिलोंग करते थे. फैमिली आर वेरी पुअर फैमिली.
उनकी जो फैमिली थी, बिकॉज द फादर वाज ए पुअर फैमिली था, बहुत ही गरीब परिवार थे, पुअर फैमिली, बिकॉज फादर वाज ए फार्मर, फादर वाज ए फार्मर, एक किसान था। एनी हाउ उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन किया। आफ्टर ग्रेजुएशंस या आफ्टर ग्रेजुएशन वर्क एज ए प्रीस्ट के रूप में काम किया। ये इनका वर्क रहा। आप इसको ऐसे लिख लो, वर्क एज प्रीस्ट। ये प्रीस्ट के रूप में काम कर रहे थे। प्रीस्ट मीन्स होता है जो चर्च, क्योंकि क्रिश्चियन थे तो वहाँ पर फादर्स होते हैं, तो वो फादर्स बनकर वो चर्च में काम करते थे, ठीक है। लेकिन वह सेटिस्फाई नहीं थे, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया हायर स्टडी के लिए। लोगों ने आजू बाजू के लोगों ने उनको सपोर्ट किया तो वो हायर स्टडी के लिए उस कंट्री के एक वियना यूनिवर्सिटी था, ही वेंट वियना यूनिवर्सिटी for higher studies in mathematics, physics and natural science। इन्होंने इन 3 सब्जेक्ट में हायर स्टडी किया और वहाँ हायर स्टडी करने के बाद देन अगेन ही केम बैक, वापस फिर अपने घर आए। ही केम बैक आफ्टर दैट वर्क एज प्रीस्ट, वो काम नहीं छोड़ा, एज वेल एज टीचर, वो पढ़ाने भी लगे। तो 2 काम हो गया इनका, 2 वर्क्स, फादर्स एज वेल एज टीचर्स, गुड प्रीस्ट एज वेल एज गुड टीचर्स उस समय माने जाते थे मेंडल, ठीक है। अभी इस समय ध्यान देना, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। या फिर उन्होंने क्या किया, प्लांट पर वर्क करना शुरू किया। तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन गार्डन पी, किसको लिया था, गार्डन पी, जो हम मटर खाते हैं उसका नाम है गार्डन पी। स्टार्टेड इन 1856 में वो शुरू कर दिए, ठीक है। और ये कंप्लीट जो होगा, कंप्लीटेड इन 1863 में वो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीटेड। अभी इन्होंने टोटल कितना लगा, 7 ईयर्स, ये 7 साल लगे थे उस एक्सपेरिमेंट को करने में, रिजल्ट देने में। तो जब हुआ रिजल्ट उनको मिला, देन वो वहीं पर रुके नहीं, उसको पब्लिश कर, क्योंकि कोई भी रिसर्च होता है तो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, प्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहाँ 63 में कंप्लीट हुआ। इन 1865 ये जो पेपर प्रेजेंटेड at the meeting of natural history of society ऑफ ब्रून, उस शहर में एक मीटिंग हुआ, उसमें उसने अपने पेपर को प्रेजेंट किया। उसके बाद 1 साल के बाद इन 1866 पेपर पब्लिश कर दिया, पब्लिश इन एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ
नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। दिस इज द जर्नल्स। ये क्या था? एक जर्नल था, ये जर्नल था। और दिस इज द नेशनल जर्नल, वो नेशनल जर्नल था। उसमें उसने क्या किया? पेपर को प्रेजेंट कर दिया। ये होता है कि कोई भी जब वर्क होता है, वर्क कंप्लीट करने के बाद लोग एक पहले तो क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, फिर लोग वहाँ ओके करते हैं, फिर वो पेपर पब्लिश हो जाता है जर्नल्स में, आइदर नेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल। तो ये जो जर्नल था दैट इज़ नोन एज नेशनल जर्नल, क्योंकि उस समय आप सोचो कि उस समय इंटरनेट नहीं था, तो यहाँ की किस कंट्री में कौन सा वर्क हो रहा है ये जानना बड़ा मुश्किल होता था। जब जर्नल्स आते थे तो उस जर्नल के हेल्प से क्या होता था, उसको हम लोग काम करते थे, उस पर ध्यान देते थे और उसको पढ़ते थे, तो पता लगता था कि किस साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया। लेकिन आज इंटरनेट में कहीं पर कुछ होता है, क्लिक करिए गूगल से, आप उसको पा सकते हो। लेकिन इन्होंने पब्लिश तो कर दिया वहाँ पर, नेशनल जर्नल था, दूसरे कंट्री वाले जाने ही नहीं पाए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ उसके बाद? ही डाइड इन 1884 में वह मर गए। तो उस समय लोग, उनको बहुत ये दुख था कि मेरी वर्क को लगता है कोई आगे लोगों ने जाना नहीं। तो लोग उस समय क्या करते थे? अनरिकॉग्नाइज, ध्यान देना, उसको लोग मानते थे कि मेंडल वॉज ए गुड टीचर, एक अच्छे अध्यापक थे, गुड टीचर्स एंड गुड प्रीस्ट के रूप में, नॉट रिकॉग्नाइज एज ए ग्रेट साइंटिस्ट, वर रिकॉग्नाइज अनफॉर्चुनेटली नॉट रिकॉग्नाइज एज ए ग्रेट साइंटिस्ट एट द टाइम ऑफ ही डाइड। ध्यान दो कि कभी भी कोई आप अच्छा वर्क करते हो तो उस पर बहुत ये नहीं है कि हमको क्रेडिट तुरंत मिल जाए, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, छोड़िए, ऊपर वाला भी है, वह जरूर आपको क्रेडिट दिलवाएगा। वही हुआ उनके मरने के बाद। एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे ही शुरुआत हुई, तो एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी ये इसी में मेंडल की रीडिस्कवरी हुई है। मेंडल्स रीडिस्कवरी, ये मेंडल की रीडिस्कवरी हुई। 3 साइंटिस्ट फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्री, 3 साइंटिस्ट थे और अलग अलग कंट्री से थे, और उन तीनों ने इनके पेपर को पाया और पाने के बाद एनालाइज किए, इसके बाद उस पेपर को वापस पब्लिश कर दिया, और फिर उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। उसी फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे ह्यूगो डेब्रीज, ह्यूगो डेब्रीज फ्रॉम हॉलैंड, कॉल्स कोरेंस फ्रॉम जर्मनी, एंड एरिक वॉन सेरमार्क्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो आपने देखा कि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्री, इन 3 अलग अलग कंट्री से लोगों ने क्या पाया? ही ऑब्टेन मेंडल रिसर्च पेपर, जो उनका पेपर पब्लिश था इन 1866 में, उसको पाया, उसको रीड किए। जब रीड किए तो जो वर्क कर रहे थे वह वर्क ऑलरेडी, आप ये सोचो कि 66 में कंप्लीट हुआ, मीन्स 34 इयर्स बिफोर वह किसी ने उस पर काम कर लिया था। ईमानदारी उनकी थी कि उन्होंने सारे पेपर्स को, ऑल द पेपर्स, रिसर्च पेपर्स ऑफ द मेंडल्स आर अगेन रीपब्लिश। रीडिस्कवरी की बात आती है, रीपब्लिश। इन तीनों ने क्या किया? रीपब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल
फ्लोरा, ये फ्लोरा इंटरनेशनल जर्नल था, उसमें उन्होंने पब्लिश कर दिया। जब पब्लिश कर दिया तो ऑल वर्ल्ड के, क्योंकि इंटरनेशनल जर्नल होगा सारे वर्ल्ड्स के लोग उसको जानेंगे। फिर लोगों ने इनको जाना और जानने के बाद फिर क्या किया, उस पर वो वर्क करने लगे। वर्क करने के साथ साथ ये हुआ कि एक्चुअली तो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत ही ग्रेट आदमी थे, तो उनको एक उपाधि से जाना जाता है कि मेंडल इज ऑल्सो नोन एज, मतलब उनको मरने के बाद कहा गया कि मेंडल वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। और आज टुडे जो जेनेटिक्स होती है उसकी जो फाउंडेशन है जो बनाया वो मेंडल्स ने बनाया, इसलिए आज कहते हैं कि मेंडल वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। वो क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। वह जेनेटिक्स के पिता हैं क्योंकि बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने जेनेटिक्स का फाउंडेशन रखा। ठीक है, तो ये था सब हिस्ट्री अबाउट द मेंडल। तो इससे एक इंस्पायरेशन मिलता है कि आज कहीं पे भी जाइए, अगर बायोलॉजिकल एग्जिबिशंस होते हैं वहाँ मेंडल्स के फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है और उसकी नींव रखने वाला, लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स किसने रखा? मेंडल साहब ने रखा। तो आपने देखा कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च किसी भी फील्ड में कर सकते हो, कोई बाउंडेशंस नहीं होता है कि हम मैथमेटिक्स के हैं तो बायोलॉजी में कैसे करें, बायोलॉजी के हैं तो मैथ में कैसे करें। तो आपने देखा कि उनका जो मैथ में था, फिजिक्स में था, नेचुरल साइंस में था, उस विषय की सब पार्ट थी बायोलॉजी, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट मिला वो प्लांट पे मिला। उन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन तो करते क्या थे, वो चर्च उनके सामने था और वहाँ एक छोटा स्मॉल एरिया था, प्लॉट था, उसी में गार्डन पी के सीड्स को सोन करते थे, ग्रो कराते थे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते थे अमॉन्ग द सेलेक्टेड पेरेंट, F1 जनरेशन F2 जनरेशन ऑब्टेन करते थे। फिर उनका वो रेशियो किए, जो हम आगे के वीडियो में हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो टुडे इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में हुआ। तो ये जो आज हमने बताया कि हिस्ट्री अबाउट द मेंडल्स, व्हाट इज़ द फैक्टर्स, व्हाट इज़ द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स टर्म को किसने प्रपोज किया, ठीक है, एलिस टर्म्स को कितने प्रपोज किया, ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं, एंड दिस ऑल द इंफॉर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।